नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित लेखिका कमल कुमार जी की कहानी वीरा वाली। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए वीरा वाली। एक खाकी वर्दी अचानक मेरे पैरों पर झुकी थी। उसने पालागन किया। उठी तो पल भर को हैरानी से जड़ जैसी हो गई थी। वीरा वाली तू? जी मैडम। वह मेरे गले मिली थी और कंधे पर सिर रखकर ठहर सी गई थी। उसका सिर सहलाया था। उसने चेहरा उठाया। उसकी आंखें गीली थीं। मैडम जी, ज्यों तो आपके कारण हुआ। मैं बन गई मैडम जी। नहीं, इसमें तेरी अपनी मेहनत थी, अपनी लगन थी, अपनी हिम्मत थी। नहीं मैडम जी, मेरे पीछे तो आप थीं। वह भावुक हो गई थी। तेरी इस पुलिस की वर्दी को यह आंसू नहीं फपते। चल पहुँच, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। वह हंसी थी। आप भी मैडम जी वैसी की वैसी ही हैं, जरा भी नहीं बदली। क्यों, लेकिन तू तो बदल गई वीरा वाली। तूने तो मेरा सिर ऊंचा कर दिया। वह खुश थी। मेरी पोस्टिंग यहीं चौकी में हुई है, कहते हुए उसके चेहरे पर धूप सी खिली थी। अब तो तू छाती तानकर जीप में घूमेगी। पर तेरे ससुराल वालों का क्या हुआ? उनका क्या होना था, वैसे ही हैं। पर अब मेरा आदमी मेरे साथ है। उसे हैरानी हुई थी। वह बोली थी, मैं जब दिल्ली में ट्रेनिंग में थी वह मेरे पास आया था। हमारी बात हुई आपस में। मैंने उसे सब बताया था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी। बस मेरे भाग खुल गए। अब हम साथी हैं। यहाँ भी तेरी जीत हुई वीरा वाली। आपकी और ऊपर वाले की मेहर है मैडम जी। टेलीफोन की घंटी बजी थी। वह भी उठ खड़ी हुई थी। चलती हूँ मैडम जी, आपका ऑफिस का वक्त है। फिर आऊँगी, आपसे मिलूँगी। अब तो मैं यहीं हूँ, ज़रूर आना, आती जाती रहना। वह पैरों पर झुकी थी। उसे रोका था नहीं, बस आप अपना आशीर्वाद देती रहें। वह कुर्सी से उठकर चली गई थी। पर मेरे मस्तिष्क में 5 साल पहले की वीरा वाली आ बैठी थी। पढ़ाई में होशियार, जिम्मेदार, कॉलेज के दूसरे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेती, संयत और मेहनती। उसके बीए का दूसरा साल था जब तब उसके घर से कभी सास ससुर कभी देवर कॉलेज में आ जाते और झगड़ा करते। उसके दफ्तर में घुस आते थे। इसनू कॉलेज ते निकालो, हमने नहीं पढ़ाना इननू। इस जगह पर रोज यही किस्सा था। इसलिए वह जान गई थी कि ऐसे केसों का क्या करना होता है। उसने वीरा को बुलाया था। यह तेरी सास शिकायत लेकर आई है, क्या करना है? निकाल दूं कॉलेज से? कहना नहीं मानती, क्यों री? वह रुआसी सी आ खड़ी हुई थी। सासू उसे देखकर भड़की थी। चल घर चल, हो गया पढ़ाई का नाटक। आप जाओ, कॉलेज के बाद ही आऊँगी। चल तू, हमने नहीं पढ़ाना तन्नो। पढ़ के क्या तू कलेक्टर बनेगी? चूल्हा फूंकना है सो इबी फूंक। चल, तेरे ससुरे की तबीयत ठीक नहीं। चल। सारा काम करके आई हूँ मैडम जी। सुबह 4:30 बजे उठती हूँ। गोबर गड्ढे माँ डाला, पशुओं का दाना पानी किया, घर की सफाई, कपड़ों की धुलाई, दूध बिलो के फिर सब्जी बना के टिक्कड़ सेंक कर आई हूँ। इब क्या बचा? यूँ बुढ़िया तो मेरी जान लेके भी चैन नहीं लेगी। जा, अब कॉलेज पूरा करके आऊँगी। मैंने उसकी सास और देवर को समझाया था, छोरी आपकी पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो, घर भी देख रही है। काफ़ी चक चक के बाद वे लोग चले गए थे। जाते जाते धमकी दे गए थे, इस बदचलन छोरी नू ज़्यादा सिर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। नाम काट इसका कॉलेज से, अपनी घर गृहस्थी संभालेगी। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। वीरा वाली के घर से रोज़ कोई ना कोई झगड़ने के लिए आ जाता। उसने वीरा को बुलाया था।
पूछा था तो वह सुबकी थी। इब क्या बताऊं मैडम जी, मेरा आदमी फौजी है, बाहर बॉर्डर पर पोस्टिंग है। वो तो छुट्टी माँ ही आवे है। इब आदमी मेरा है नहीं। ये तीनों जन मेरी जिंदगी हराम करने लाग रहे हैं। सोचूं हूँ मैडम जी, पढ़ लिख जाऊं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, तो इस नरक से छुट्टी मिले। उसे विश्वास नहीं हुआ था, अपने ही घर में औरत का यह हाल। पर पता चला था यह तो यहाँ के घरों की सच्चाई है। दिन भर औरत ढोर की तरह घरों का काम करती है। पशुओं का दाना पानी, नहलाना धुलाना, गोबर थापना, उनके लिए चरी काटना, घर के जो सारे काम हैं वे तो हैं ही। फिर जहाँ घरों में नल या हैंडपंप नहीं है, वहाँ दूर जाकर कुओं से पानी लाना, चूल्हा जलाने के लिए बालन लाना। फिर जहाँ खेती का काम है, वहाँ खेतों में जाकर हल तो नहीं चलाती, बाकी सारे काम औरतें करती हैं। पर इस पर भी घरों में शांति नहीं, चिल्लपोम मची रहती है। वह शाम को कॉलेज के बाद घर जाती थी तो देखती थी औरत के सिर पर संदूकची या गठरी, एक बच्चा गोद में, एक पेट में और एक का हाथ पकड़े चलती, और आदमी आगे आगे बीड़ी सिगरेट पीता चलता और थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर हाँक लगाता, चल इब पैर बढ़ा। ना वह सामान उठाता न बच्चा, ऐंठ उसकी देखते ही बनती। एक दिन सुबह सुबह कॉलेज पहुंची तो हंगामा मचा था। वीरा के सास ससुर और देवर तीनों बाहर बैठे थे, मुझे देखते ही झपटे थे। इब देख लो मैडम जी, इस बदजात छोरी नु सिर चढ़ाने का किया हुआ। देखिए आपने क्या हो गया, घर छोड़कर भाग गई। हमने तो आपनू पहले ही कहया था। कब भागी, कहाँ गई? भागी होगी अपने आशिक के साथ, और कहाँ गई होएगी। 2 दिन हो गए, परसों कॉलेज से घर नहीं आई। बाद में पता चला अपने कपड़े लत्ते भी सवेरे ही ले गई थी। उसे विश्वास तो नहीं हुआ था, पर कहा था चलो चली गई, आपकी भी जान छूटी। रोज की लड़ाई झगड़ा, जाने दो जहां गई, उसकी किस्मत। आप उसका नाम कॉलेज से काट दो। घर तो उसने छोड़ दिया, कॉलेज ना छोड़ बैठे। हम जाने उसनु जान बसाए उसकी कॉलेज में। पता नहीं आप उसनु क्या पट्टी पढ़ावें। आपकी भी शिकायत करेंगे मिनिस्टर के पास। छोरियां नु भड़कान लग रही आप, शय देवें आप उनानु, उनकी घर गृहस्थी में आग लगावें। आप जाइए, फिर मेरी शिकायत करिए, मिनिस्टर के पास जाइए। मेरे पास क्यों आए आप? यह शिक्षा की संस्था है, यहाँ आपकी छोरियां नु पढ़ाया लिखाया जाता है, अच्छी शिक्षा दी जाती है। इस तरह कॉलेज पर इल्जाम लगाने का आपका कोई हक नहीं बनता। जाइए आप, जो करना हो कर लो, देख लेंगे आपनू भी मैडम जी। देवर एक नए अंदाज में मेरे सामने खड़ा हो गया था, आंखें तरेर गुस्से से मुंह फुला के घूर रहा था। आपनू तो मैंने यहाँ थे। एक पल के लिए मेरे पैर कांपे थे, जमीन पैरों के नीचे से हिली थी। यहाँ इस तरह के अपराध आम बात हैं। अपने जाट पने पर उतर आए ये तो कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। पर पता नहीं क्यों और कैसे मैं जोर से चिल्लाई थी। चुप! एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा था। खबरदार, जो एक भी शब्द बोला तूने। जानती हूं मैं तुम्हें, 3 साल तक कॉलेज में बीए में फेल होते रहे, अब पढ़ाई छोड़कर आवारागर्दी करते हो और अब गुंडई पर उतरोगे। हाँ, एक फोन ही काफी है तुम्हारे लिए। जाओ यहां से। पढ़ना नहीं तो बाप के साथ खेती बाड़ी का काम संभालो, नहीं तो कोई काम धंधा ढूंढो और करो, समझे? तीर निशाने पर लगा था। उसको इसकी उम्मीद नहीं थी। वह 23-24 साल का युवक थोड़ा भयभीत लगा था, कुछ बुदबुदाया था। मैंने ना पढ़ना तो? खेती है तुम्हारे घर की, खेती में काम करो। मन्ने ना अच्छी लागे खेती बाड़ी तो काम धंधा करो। मिले क्या काम? क्यों नहीं मिलेगा, ढूंढोगे तो मिलेगा। वह विवश सा लगा था। मुझे कुछ सूझा था। बात करना मुझसे फोन पर ऑफिस में, सोचूंगी तुम्हारे वास्ते। पर पहले बंदा बनो, बड़ों से बातचीत करने की तमीज सीखो, समझो। हीरो बनना छोड़ो, यह फिल्म के हीरो बनने से नहीं होगा कुछ भी।
वह थोड़ा सकुचाया था। जाओ अब आप लोग, मुझे दफ्तर का काम देखना है। वे उठकर चले गए थे। वह मुड़कर आया था। कब फोन करूं? कर लेना 2-3 दिन बाद, पता करती हूं। वे चले गए तो मैंने चैन की सांस ली थी। लेकिन सवाल यह था कि वीरा कहाँ गई। अभी सोच ही रही थी कि वीरा सामने आ खड़ी हुई थी। मैडम जी, मैंने सब सुन लिया। यहीं छिपी खड़ी थी। मन्नो पता था यह सब होएगा। क्या करती वहां रह के? इनका कहना नहीं माना तो इन्होंने मेरे आदमी ने बुलाया। माँ घड़ी बीमार है। फौजी छुट्टी लेके आ भी गया। इन सब ने मिलके क्या क्या बोलिया, क्या क्या पट्टी पढ़ाई उन्होंने, क्या बताऊं आपनू। इब वो तो भी नहीं यहाँ। जाट का दिमाग तो होवे ना। अपना मत्था तो लगाया नहीं। जो सुना उसनु मान लिया। और फिर उस जालिम ने जो मेरा हाल करा, उसने अपना कमीज उठाकर दिखाया था। सारी पीठ लहू लुहान थी। डंडा लेकर कूटिया था। पागल कुत्ते नू मारे जैसे। बाल खींचे, धौल मुक्के, जो हाथ में आया मन्नो मारिया कसाई ने। भतेरा चीखी। ये सब झूठ बोले, पर वह क्या माने था। हाँ, तू सच की पुतली। यो मेरे माँ बाप भाई सब झूठ है। तू बदचलन लुगाई आशिकाई करे है। माँ रोके तो तू गाली बके। समझे के कि मेरा आदमी बाहर तो तू गुलछर्रे उड़ावे। तेरी तो मैं आज सारी हड्डियां तोड़ांगा। तन्नो सबक सिखा के ही जाऊंगा। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ठहर तू राण, जावे कहाँ? मैडम जी, मन्नो कुछ सूझा था कि इस आदमी पर भूत सवार है। मेरा जिंदा बचना मुश्किल है। मैं तो ड्योढ़ी का दरवाजा खोल के बाहर नू भागी। बाहर गली में आके पीछू नू भागी जान बचाने वास्ते। अग्गे चाची का दरवाजा खुला था। भागकर अंदर घुसी। चाची मुझे देख के चमकी थी। उसके पैरों गिरकर बोली थी, जान बचा दे मेरी चाची, वो मन्नो आज नहीं छोड़ेगा। चाची को पता था मेरे घर की राम कहानी। उसने मुझे ढोरों के छप्पर के नीचे छिपा दिया था। सास और मेरा आदमी वहां आए थे ढूंढते हुए। चाची ने कहा था, मन्नो क्या पड़ी थारे घर की महाभारत में पढ़ने की। मारो या रखो, थारी बहू तुम जानो। जो मेरा घर खुला पड़ा है, देख लो। यहां नहीं आई वो। उन्होंने इधर उधर नजर घुमाई थी। चाची ने फटकारा था, किसी कुएं में कूद मरी होगी वाह। थारे घर की महाभारत ते तंग आ गए। जाओ कुआं झांक कर देखो, राक्षस कहीं के। वे चले गए थे। सुबह 4 बजे उठकर चाची ने मन्नो अपने छोटे लड़के के साथ ताई के पास भेज दिया था। जा, ये तन्ने छोड़ने वाले नहीं हैं। अपनी जान बचा ले। यहीं पास के गांव में मेरी बड़ी विधवा ताई है। बच्चे उसके बाहर चले गए नौकरी पर। छोरियों के ब्याह हो गए। अकेली है, चल फिर नहीं सकती। उसके पास चली गई। कहा उसे, ताई तेरी सेवा का जिम्मा मेरा। खाना कपड़ा सफाई धुलाई बाजार हाट सब करूंगी, बस सिर पर छत दे दे। वह मान गई। हम दोनों का सर जाएगा। ठीक है, अच्छा रह ले। जहाँ चाह वहाँ रह बीबी, अब तू चैन से। चैन कहाँ मैडम जी, इन राक्षस नू पता तो चलना ही है। देखो फिर क्या होवेगा। तेरे लिए कोशिश कर रही हूँ वीरा। तेरे दूसरे साल में अंक अच्छे आ जाएं तो स्कॉलरशिप मिल जाएगा। जैसे तैसे यूं 1.5 साल निकल जाए, पढ़ लूँ मैडम जी। इस नरक ते छूट जूं बस। वह बिलबिलाई थी। तू बहादुर छोकरी है, चिंता ना कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कुछ दिन ठीक चला था। वह समय पर कॉलेज आती, कक्षाएं पूरी करती, कॉलेज का काम लाइब्रेरी में बैठकर पूरा करती, फिर सांझ होने से पहले घर चली जाती। एक दिन सुबह वह कांपती हुई सी आई थी। मैडम, कल मेरे पीछे थे, वे ताई के यहाँ गए थे। ताई ने मना किया तो मेरे रस्सी पर सूखते कपड़ों और अंदर पड़ी किताबों ते समझ गए थे। ताई नू गालियां दी। मेरी किताब कापियां कपड़े उठाकर बेड़े में रखकर उनमें आग लगा दी और ताई ने कहा शाम को आएंगे उसको ले जाने।
वीरा घर पहुंची तो आंगन का हाल देखकर समझ गई थी। ताई ने कहा था, जा बेटी अपने माँ के धोरे चली जा। ये ना छोड़न लागे तन्नो। मेरा मन तो नहीं था, पर माँ आए तो कोख जाई पर तरस करेगी। सुबह सार उठ गए, बस पकड़ के वहां पहुंची थी। माँ मन्नो देख के ऐसे होगी थी जैसे सांप सूंघ गया हो। माँ ने बताया था, अपनी देह दिखाई थी, पीठ पर के घाव दिखाए थे, पर उस पर उल्टा असर होया था। तू हई भागा फुट्टी, जहां जाएगी वहां यूं ही होएगा। इब यहाँ ते तू उल्टे पैर चली जा छोरी, तन्नो अंदर ना आड़ दूं मैं। इस घर में 3 छोरियां और हैं तेरी पलौठी की। घर का सारा झाड़ पोंछ कर जो था तेरे ब्याह में लगाया था। इब तू फिर यहाँ मेरे मोड़ पर सवार होने लग रही। मेरी बात तो सुन तू माँ। मैं कुछ ना सुनूं, तू जा। दरवाजे के बीच माँ खड़ी होगी। मन ने अंदर भी नहीं आन दिया। सो माँ, इब जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? तू सोचदी क्यों नहीं? मन्नो कुछ नहीं पता, तू जा, जिद ना कर। मैं तेरी इन बातों में नहीं आन लगी। अपने घर जा, जो कहे सास ससुर वही कर। औरत की जून, अपने पापा का फल भोग। पर माँ, वो तो मन्नो वेश्या बनान लाग रे। माँ एक पल रुकी थी। जो मरद जात छत देवे सिर पर, पेट के वास्ते अन्न देवे, उसकी चाह पूरी करने में कोई पाप नहीं। तू जा इब। मैं भी जिद करके वहीं बरामदे में बैठी रही, पर उसने अपनी कोख जनी नू अंदर नहीं आड़ दिया। भूखी प्यासी शाम तक दरवाजे पर बैठी रही। आखिर सोचा, इससे क्या होएगा? माँ ने तो अपना फैसला सुना दिया। माँ और सास दोनों में फर्क कहाँ रहा था। सो उठकर बस पकड़कर कॉलेज आ गई थी। वह वहां से उल्टे पांव कॉलेज लौट आई थी। चौकीदार को समझाया था, उसे बताया था कि उसकी जान खतरे में है। सुबह जब तक मैडम आती हैं तब तक उसको अंदर आने दे। चौकीदार पहले तो माना नहीं था, फिर अकेली छोरी रात नू कहाँ जाएगी, उसने गेट खोल दिया था। मैं अंदर आ गई थी। बरामदे में कोने में छिपकर बैठी रही रात भर, सुबह आपके आने के इंतजार में। मैं चिंता में पड़ गई। अब क्या किया जाए? वीरा का आखिरी साल था, 7-8 महीने बचे थे। कॉलेज में हॉस्टल नहीं था लड़कियों का। तब लगा था हॉस्टल का होना लड़कियों के वास्ते कितना ज़रूरी था, जहां सुरक्षित रह सकें, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। बहुत सोच विचार के बाद वहां कॉलेज के कामगारों के कुछ घर थे, जहां माली, चौकीदार, एक चपरासी का परिवार रहता था। किसी तरह से कोशिश करके एक छोटा कमरा और किचन का प्रबंध वीरा के लिए किया था। वीरा कह रही थी, मैडम जी, मन्ने मेहनत मजदूरी ते डर ना लगे। मन्ने आपके दफ्तर की सफाई का काम दे दो, वही करूंगी कॉलेज की पढ़ाई के बाद। आप सुबेरे आएंगी तो दफ्तर और बरामदा सब चकाचक मिलेगा। आप दिहाड़ी पर कामगार भी तो रखे हैं, मैं कर दूंगी। वीरा की फीस माफ हो गई थी। स्कॉलरशिप के 200 रुपये और जो भी दिहाड़ी का काम होता उससे उसका खाना पीना चल जाता। किताबों के लिए, कपड़े लत्ते के लिए उसकी मदद उसने कर दी थी। वह डर के मारे कॉलेज के गेट से 8 महीने बाहर ही नहीं निकली। दिन में कक्षाएं चलती। कॉलेज के बाद मेरे दफ्तर का और स्टाफ रूम की सफाई का उसका जिम्मा था। वह सफाई करती, धूल झाड़ती, घड़ों में पानी भरती, मेज कुर्सी सजावट का सामान सब चमका देती। फिर अपने कमरे में जाकर पढ़ती लिखती और सुबह कक्षाओं में जाती। पता चला था एक दिन ढूंढते हुए वे शाम को कॉलेज भी आए थे। गांव की किसी छोरी ने बता दिया था कि वह कहीं मरी खपी नहीं, जिंदी जागदी कॉलेज में रह रही है। पर चौकीदार ने खदेड़ दिया था और धमकाया था कि अगर वे यहाँ आए तो वह पुलिस नू बुलाएगा। चल, कदी तो बाहर निकलेगी, फिर देखेंगे उन्नू। वे लौट गए थे। इम्तिहान हो गए थे। परीक्षाओं का परिणाम आने में देर थी। कॉलेज की छुट्टियां भी होनी थी। वीरा का क्या होएगा? तभी पता चला था
दिल्ली में एनसीसी का एक कैंप लगना था। वीरा एनसीसी की छात्रा तो थी ही, सो उसके लिए वहाँ फ़ोन करके कहा। वीरा चली गई थी। फिर रिजल्ट आया तो आई थी अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेने। कह रही थी, मैडम एनसीसी वालों ने उसे चुन लिया है ट्रेनिंग के वास्ते। मैं भी खुश थी। चलो एक रास्ता तो मिला। रास्ता मिला तो कहीं पहुँचेगी ज़रूर। यूं भी कई बार उसका ध्यान आता था। फिर मैं अपने रोज़मर्रा के व्यस्त जीवन में सब भूल भी गई थी। आज अचानक वीरा वाली का इस वर्दी में आ खड़ा होना, उसके चेहरे पर उसका अपना अर्जित किया आत्मविश्वास था। सारी अग्नि परीक्षाओं से गुजरकर वह अपने पूरे विश्वास के साथ खड़ी थी, सिर उठाए, गर्दन सीधी किए। लगा था यह उसकी ही नहीं, मेरे जीवन की भी सार्थकता थी। उसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली जिंदगी पर उसका साहस सोचकर ही आंखें भर आई थीं। जी मैडम, आपकी तबीयत ठीक है ना? सामने चपरासी खड़ा था। बिल्कुल ठीक है, मैं वर्तमान में लौटी थी। लाओ कागज लाओ। वह फाइल खोलकर कागज उलटने पलटने लगी थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।